आप लोग शोर में कहिए कि कल लिखे माननीय पर्यटन मंत्री ने विकास कार्यों को पोल खुलने के कारण सामना करने से किया इनकार। सवाल का जवाब कुछ नहीं होगा, कोई जवाब नहीं देगा। टेक्निकल प्रॉब्लम होता है, बॉस फोन करवाने से पूछना चाहिए। सुनिए, कोरोना काल में 500 वो पटना से भाड़ा हुआ, भूख नारायण को कहा राघव पटेल कम्युनिस्ट वाले वीडियो को नहीं दिखा कमी फाइनल किया 200 रुपया पटना का भाड़ा हो गया, 2 रुपये किलो। मुजफ्फरपुर में चलता था इनका चुनचुन कुमार का, और उसको हम लोग पैसा मिलना चाहिए। आज जो प्रभात खबर इलेक्शन चौपाल जो लगा था, यहाँ पे हम जो है कि विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी की तरफ से एक प्रतिनिधि के तौर पर उपस्थित थे। लेकिन दुर्भाग्य है साहेबगंज वासियों के लिए कि फिर से एक बार मंत्री जी चकमा देकर निकल गए, यहाँ आए ही नहीं थे। और उनके एक प्रतिनिधि के तौर पर एक आम व्यक्ति जो एक नाम है शायद राम नरेश मलाकार जी, उन्होंने यहाँ पे डिबेट में हिस्सा लिया। तो पहले ही साहेबगंज की आम आवाम की तरफ से थोड़ा सा हम ही हतोत्साहित हो गए कि सवाल तो करना हमको मंत्री जी से है, और वो एक आम व्यक्ति को भेजकर साहेबगंज की मैंने क्या कहिएगा व्यवस्था को उन्होंने नेगलेक्ट करने का काम। माननीय मंत्री जी से मेरा 5 से 7 सवाल है जो उन्होंने अभी नहीं आए हैं, डर गए हैं कि पंकज कुमार वर्मा तो वहाँ होगा जो कि लाइव डिबेट में हमेशा चैलेंज करता है। तो अब चले हैं आप शिलान्यास करके लोगों को बेवकूफ़ करने। 20 साल तो आपने ठग ही लिया, अब कितना ठगिएगा। जी, चौपाल में जो आरोप लगाया गया है माननीय मंत्री और साहेबगंज के जो विधायक हैं डॉक्टर राजू कुमार सिंह राजू पर, तो जो है कि इसका जो है कि राम नरेश मलाकार ने जो है कि पूरी तरह से उन्होंने जवाब दिया है। साथ में उन्होंने कहा है कि पर्यटन मंत्री पर विधायक पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि कोई आपराधिक उनका कोई इतिहास नहीं है, न उनके ऊपर कोई आपराधिक मामला कोई दर्ज है, क्या कहेंगे इसके लिए? सबसे पहले तो मलाकार जी ने ही कहा है, विधायक जी तो बोले नहीं है मंत्री जी कि उन पर है कि नहीं है। अगर आज कुछ कहिएगा तो कह देंगे कि मलाकार जी को मालूम नहीं था। तो मलाकार जी ने सब चीज़ कहा है, विधायक जी नहीं कहे पर्यटन मंत्री। तो सबसे पहले तो यहीं पे सस्पेंस है साहेबगंज के लिए कि अब पलटी अपने मार देंगे। तो सवाल ये है कि मलाकार जी के पास कहीं ऐसा डेटा होगा तो बोले होंगे, लेकिन बता दें कि साहेबगंज की जनता ही नहीं पूरे बिहार की जनता जानती है कि आप किस व्यवस्था से आते हैं, किस राजशाही व्यवस्था से आते हैं, किस तरह से लोगों को धमकी देते हैं, दिलवाते हैं। खैर आरोप नहीं है, साहेबगंज की जनता जानती है। अगर ऐसा है तो आप मैंने चुनाव तो निकट है, एफिडेविट देंगे, उसी समय पता चल जाएगा कि कितना उन पर केस है। देखिए चौपाल में तो मैंने कुछ खास निचोड़ नहीं निकला है, ये किसी तरह से तोड़झोंक करने की प्रयास मात्र था। और आपको बता दें कि यही मलाकार जी साहेबगंज की जनता जानती है कि उनका राजू सिंह से क्या रिश्ता रहा था कुछ वर्ष पहले। पूरे साहेबगंज की बच्चा जानता है। आज वही मलाकार जी साहेबगंज की जनता को दरकिनार करके राजू सिंह का हितैषी बने हुए। खैर ये तो किस स्वार्थ में बने हुए साहेबगंज की जनता ही बताएगी आने वाले समय में। तो साहेबगंज की जनता आज के इस चौपाल में हुए हंगामे और मेरे इस बयान पर साहेबगंज की जनता फैसला करेगी कि डॉक्टर राजू कुमार सिंह राजू इस साहेबगंज के लिए सही है या उनका अपना इस धरती का जो ये बेटा बोल रहा है वो सही है। अगर लगता है कि साहेबगंज के आम आवाम को कि पंकज कुमार वर्मा सही स्टिक होगा तो साहेबगंज की जनता का सहयोग चाहिए, ताकि सुप्रीमो का नज़र हम पर हो और टिकट देकर भेजे और साहेबगंज की जनता के लिए हम काम करने के लिए आने वाले समय में। जी बताइए, क्या कहिएगा? आज प्रभात खबर के द्वारा जो है कि चौपाल लगाया गया था, विभिन्न दल के प्रत्याशी यहाँ पर आए थे, आप भी वीआईपी से यहाँ पर पहुंचे हैं और यहाँ पर जो है कि आरोप प्रत्यारोप का दौर चला है, बताएं। जी, सबसे पहले तो आज जो प्रभात खबर इलेक्शन चौपाल जो लगा था, यहाँ पे हम जो है कि विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी की तरफ से एक प्रतिनिधि के तौर पर उपस्थित थे। सबसे पहले तो पूरे साहेबगंज वासियों को पंकज कुमार वर्मा की तरफ से सादर नमस्कार। आज का जो चौपाल था इसमें जो विकास के मुद्दे को लेकर
विभिन्न पार्टियों में जो डिबेट होती है सत्ता पक्ष से, इसी के हैसियत से आज हम जो है कि यहाँ पे अपने साहेबगंज की मूलभूत सुविधा जो आज वंचित रहा है उसी को लेकर हमने आज अतिथि के तौर पर यहाँ पे थे। लेकिन दुर्भाग्य है साहेबगंज वासियों के लिए कि फिर से एक बार मंत्री जी चकमा देकर निकल गए, यहाँ आए ही नहीं थे। और उनके एक प्रतिनिधि के तौर पर एक आम व्यक्ति जो एक नाम है शायद राम नरेश मलाकार जी, उन्होंने यहाँ पे डिबेट में हिस्सा लिया। तो पहले ही साहेबगंज की आम आवाम की तरफ से थोड़ा सा हम ही हतोत्साहित हो गए कि सवाल तो करना हमको मंत्री जी से है, और वो एक आम व्यक्ति को भेजकर साहेबगंज की मैंने क्या कहिएगा व्यवस्था को उन्होंने नेगलेक्ट करने का काम किया। खैर ठीक है, आपके चैनल के माध्यम से साहेबगंज वासियों के लिए और एक प्रतिनिधि के तौर पर कुछ समस्याएं हैं जो कि रख रहे हैं, जो इस डिबेट में हंगामे का ये भेद चढ़ गया। अब क्या क्यों हुआ है, क्या हुआ, अब इसका कारण तो हमको स्पष्ट पता नहीं है। सबसे बड़ी सवाल है जो कि हम देवरिया से आते हैं, देवरिया पूर्वी से, और देवरिया पूर्वी के निवासी होने के नाते क्योंकि साहेबगंज विधानसभा में ही है, माननीय मंत्री जी से मेरा 5 से 7 सवाल है जो उन्होंने अभी नहीं आए हैं, डर गए हैं कि पंकज कुमार वर्मा तो वहाँ होगा जो कि लाइव डिबेट में हमेशा चैलेंज करता है। उन्होंने, उससे पहले मैं बात बता दूं आपको कि आप ही लोगों के किसी मीडिया चैनल में हमने सुना था कि उन्होंने कहा था कि कोई भी बात अनाप शनाप साहेबगंज में बोलता है तो उसके लिए हमारे कार्यकर्ता ही काफ़ी है जवाब देने के लिए। अच्छी बात उन्होंने कहा था, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से, साहेबगंज सिटी न्यूज़ के माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये भी पूछना चाहते हैं कि साहेबगंज में अगर विकास नहीं हो रही है, समस्या है, तो क्या वो कार्यकर्ता लोग आपको नहीं बताते हैं कि क्या हुआ है नहीं हुआ है? आपको अगर साहेबगंज की जनता चुनी है, उसके लिए जो सैलरी मिलती है वो साहेबगंज में रहने के लिए, साहेबगंज की समस्याओं को समाधान करने के लिए और विधानसभा में उस समस्याओं की आवाज़ उठाने के लिए होती है। आपने कितनी बार साहेबगंज की जनता के लिए विधानसभा में आवाज़ उठाया है? यदि उठाया है तो अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है, रील्स का ज़माना है, उसको जारी तो कीजिए। अब रही बात जो हमारा मुख्य है समस्या जो साहेबगंज की है, उस पर हम आते हैं। सबसे पहले तो साहेबगंज की जनता की तरफ से और हम अपने देवरिया के आसपास के क्षेत्रों की जनता की तरफ से आपसे पूछना चाहते हैं मंत्री जी कि सरकारी बस लगभग कई मैंने साल हो गया चला था, उसको बंद करवा दिया गया। साहेबगंज क्षेत्र में चर्चा का विषय रहता है कि माफियाओं के साथ घाट में रहते हैं और शायद उस चीज़ों को बल मिलता है। हमने आरोप नहीं लगाया, ये सत्यता उनको दिखाना है कि क्या कह रहे हैं। अब रही बात कि आखिर क्या बात हुई कि आपने बंद कर दिया, जबकि 2-4 और सुविधा देना चाहिए। तो साहेबगंज ये देवरिया से मुजफ्फरपुर के लिए जो चला उसको भी बंद करवा दिए, दूसरे जगह कहीं सुविधा नहीं दिलवाए, और आज राम नरेश मलाकार जी ढोल पीट रहे हैं विकास का। ये कौन सा विकास है, किस तरह का प्रायोजित विकास है? तो पहला मेरा ये हुआ कि देवरिया से क्यों ऐसा हुआ कि बंद हो गया, और उसके समक्ष हम अपने तरफ से उत्तर दे रहे हैं कि अगर मेरी सरकार आती है, अगर सुप्रीमो हमें साहेबगंज से टिकट विधायक बनते हैं, तो सभी रूटों पर साहेबगंज देवरिया होते हुए, साहेबगंज देवरिया पारू होते हुए, साहेबगंज से और पटना के लिए भी लगभग 10 से 12 सरकारी बसें की सुविधा होगी। दूसरी बात है कि एक हमारे देवरिया पूर्वी थाना के जस्ट पीछे एक पुल का निर्माण हुआ था। वो पुल का निर्माण जो है कि हमारे माननीय पुल का उद्घाटन, जहाँ तक हमें जानकारी मिलती है कि वो जो है कि माननीय पर्यटन मंत्री के द्वारा उस समय विधायक के रूप में किए थे, यही है वो पुल। और ये इतना ऊंचा बना दिया गया है कि शायद हमको लगता है कि यहाँ से उनको मास्को का नज़ारा देखना था क्या। अभी तक उस पुल को रोड से अप्रोच नहीं किया गया है, जबकि 10-15 साल हो गया। तो ये भी सवाल है कि उनकी जनता माने उनके समर्थक जो है, जो चापलूस लोग हैं, वो बताते क्यों नहीं, सिर्फ अनापे शनाप पर है। दूसरी बात ये हो गई। तीसरी बात यह है कि किसानों की मुद्दा, बिहार सरकार का महत्वाकांक्षी योजना है किसान भाइयों के लिए व्यवस्था लाना कि कम कीमतों में फसल का अच्छा खासा पैदावार हो। मंत्री जी से हम पूछना चाहते हैं कि आप खाद व्यवस्था में क्या किसानों के लिए साहेबगंज में करते हैं? विभिन्न पंचायतों में किस तरह का आप खाद की व्यवस्था कर रहे हैं? कहीं नामो निशान तक है क्या? इसके अलावा खाद से पहले आएंगे कि सिंचाई व्यवस्था, जो कि प्रत्येक पंचायत में सिंचाई व्यवस्था को लगाना था, क्या साहेबगंज विधानसभा में जितने भी पंचायत है, किसी पंचायत में वैसा व्यवस्था लागू है क्या? आप कितने दिन क्षेत्र में भ्रमण करते हैं? आप तो बराबर करते हैं, हमको पता नहीं है, पता नहीं है, किसी ने कहा नहीं। अरे भाई, तो आपको चुना क्यों गया है? आप सैलरी लेते हैं बिहार सरकार से वही जनता की सेवा करने के लिए। तो ये बात आपको आ गई, एक किसान की समस्या हो गई। उसके बाद अगर हम आते हैं महिलाओं के लिए, आपको बता दें, आप लोग भी मीडिया साथी विभिन्न जगह पे सामना करते हैं होंगे कि ये जो ग्रुप लोन चलता है, ये साउथ के लोग जो उद्योगपति बड़े बड़े हैं, ये इन लोगों से मिलकर यहाँ पे जो है कि ग्रुप लोन का संस्था संचालित करते हैं, और जो भी लोन यहाँ पे वितरण होता है
उसके बाद में लोन का रिकवरी का जो तांडव चलता है, इससे हमारे गांव समाज के लोग छूट है। वो जो लोन रिकवरी एजेंट है, जिस तरह का दुर्व्यवहार करते हैं आम जनता के बीच, क्या कभी आपने संज्ञान लिया है क्या? अगर आपने लिया है तो उसका भी थोड़ा जनता के बीच आके बताइए कि क्या लिया है। किस तरह से हमारे साहेबगंज ही नहीं, पूरे बिहार के लोग इसके लिए त्रस्त है। तो ये भी एक गंभीर समस्या है कि लोन रिकवरी एजेंट की तरफ से जो लोन बांटने के बाद जो जिस तरह से रिकवरी किया जाता है, ये बहुत ही बड़ा प्रश्नीय चीज़ है कि हमारे जनता जो है त्रस्त है। और आए दिन झगड़ा झंझट होता है गुरु संस्थाओं में, रात रात देर रात्रि तक ले ये सब होता है, फोन पर गालियां दी जाती है एजेंट की तरफ से। तो क्या इस पर आपकी जानकारी आपके वो उटपटांग समर्थक लोग नहीं दिए क्या? सिर्फ अनापेशन आपके लिए रहिएगा। अब इसके बाद में आप मुद्दे में आइए तो शिक्षा व्यवस्था तो सबसे पहले सर्वोपरि होता है। पूरे साहेबगंज बिहार का तो हालात है ही, क्योंकि साहेबगंज के प्रतिनिधि है, हम भी एक प्रत्याशी के तौर पर, तो साहेबगंज की चर्चा हम ज़्यादा करेंगे कि जितने भी हाई स्कूल है, इस हाई स्कूल में कितने बेंच डेस्क है, पर्याप्त है या नहीं है। डिजिटल बोर्ड की जमाना आ गई है, अपने फंड पास करवाते हैं, क्या उस तरह के माहौल है क्या? डिजिटल बोर्ड नहीं है, बेंच डेस्क का सही मात्रा नहीं है, उसके अलावा चार दीवारी नहीं है। तो अब चले हैं आप शिलान्यास करके लोगों को बेवकूफ़ करने। 20 साल तो आपने ठग ही लिया, अब कितना ठगिएगा? ये सीएन कॉलेज की मुद्दा की बात जब भी आई है यहाँ पे डिबेट में, तो ये आने वाले समय में कर देने की बात कहे हैं। 20 साल हो गए, 20 साल में तो धरती से चांद क्या कहते हैं, वो मंगल ग्रह कहाँ कहाँ लोग जा रहे हैं। आप तो अभी साहेबगंज को साहेबगंज में नचा रहे हैं। तो शिक्षा व्यवस्था बहुत बड़ा प्रश्न है। हाँ, इसमें एक और चीज़ है कि अगर आप ईमानदार रहते, आप विकास के प्रति दृढ़ रहते, तो हमारे इसी साहेबगंज से हजारों विद्यार्थी बीएड करने के लिए दूसरे राज्यों में पलायन करते हैं। पलायन का कारण आप जानना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपका यहाँ का फी काफ़ी है, अगर है भी तो पर्याप्त सीट नहीं है। क्या आपने कभी सोचा है कि यहाँ के हजारों बच्चे जो बीएड के लिए दूसरे राज्य में जाते हैं, जहाँ 70-80 हज़ार में हो जाते हैं, आपके यहाँ 2 लाख 2.5 लाख होता है, तो किसके घर में जाता है? क्या आप एक सुनियोजित गिरोह बनाकर इस सब का बंदरवाट कर रहे हैं क्या? उसके इतने बड़े साहेबगंज विधानसभा में एक छोटा सा कॉलेज जिसमें 150-100 सीटें हैं, क्या वो पर्याप्त है हमारे साहेबगंज के लिए? तो साहेबगंज की तो आम युवाओं को अपने ऐसे ही ठगने का काम किया है। तो बीएड के लिए भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। डिग्री कॉलेज तो है ही कि इतना कम, जो इतना मुजफ्फरपुर पटना जाके रहने के लिए मजबूर होते हैं लोग। क्या कोटा बन सकता है? तो साहेबगंज कोटा जैसे तर्ज नहीं बन सकता है। आप जुमलेबाजी ही करते रहिएगा। ये सवाल आप साहेबगंज के लिए भी हम छोड़ रहे हैं, साहेबगंज की जनता के लिए छोड़ रहे हैं कि अब साहेबगंज की जनता को जागने की समय आ चुकी है। क्योंकि अब साहेबगंज की धरती पर बहुत ऐसे शिक्षित चेहरा में एक शिक्षित चेहरा हम भी हैं कि आज साहेबगंज को उस पटल पर, उस फलक पर लाएंगे, ताकि विदेश के लोग भी इसको देखने के लिए रहेंगे कि हाँ, साहेबगंज वैशाली का कुछ है। जी, चौपाल में जो आरोप लगाया गया है माननीय मंत्री और साहेबगंज के जो विधायक हैं डॉक्टर राजू कुमार सिंह राजू पर, तो जो है कि इसका जो है कि रामनरेश मालाकार ने जो है कि पूरी तरह से उन्होंने जवाब दिया है। साथ में उन्होंने कहा है कि पर्यटन मंत्री पर, विधायक पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि कोई आपराधिक उनका कोई इतिहास नहीं है, ना उनके ऊपर कोई आपराधिक मामला कोई दर्ज है, क्या कहेंगे इसके लिए? सबसे पहले तो मालाकार जी ने ही कहा है, विधायक जी तो बोले नहीं है मंत्री जी कि उन पर है कि नहीं है। अगर आज कुछ कहिएगा तो कह देंगे कि मालाकार जी को मालूम नहीं था। तो मालाकार जी ने सब चीज़ कहा है, विधायक जी नहीं कहे पर्यटन मंत्री। तो सबसे पहले तो यहीं पे सस्पेंस है साहेबगंज के लिए कि अब पलटी अपने मार देंगे। तो सवाल ये है कि मालाकार जी के पास कहीं ऐसा डेटा होगा, हम तो बोले होंगे। लेकिन बता दें कि साहेबगंज की जनता ही नहीं, पूरे बिहार की जनता जानती है कि आप किस व्यवस्था से आते हैं, किस राजशाही व्यवस्था से आते हैं, किस तरह से लोगों को धमकी देते हैं, दिलवाते हैं। खैर, आरोप नहीं है, साहेबगंज की जनता जानती है। अगर ऐसा है तो आप मैंने चुनाव तो निकट है, एफिडेविट देंगे, उसी समय पता चल जाएगा कि कितना उन पर केस है। देखिए, चौपाल में तो मैंने कुछ खास निचोड़ नहीं निकला है, ये किसी तरह से तोपझोंक करने की प्रयास मात्र था। और आपको बता दें कि यही मालाकार जी, साहेबगंज की जनता जानती है कि उनका राजू सिंह से क्या रिश्ता रहा था कुछ वर्ष पहले। पूरे साहेबगंज की बच्चा जानता है। आज वही मालाकार जी साहेबगंज की जनता को दरकिनार करके राजू सिंह का हितैषी बने हुए। खैर, ये तो किस स्वार्थ में बने हुए साहेबगंज की जनता ही बताएगी आने वाले समय में। तो ये चौपाल में कुछ विशेष निष्कर्ष नहीं निकला है, जिसके कारण आपके माध्यम से हम सवाल माननीय पर्यटन मंत्री जी से कर रहे हैं कि कोई व्यक्तिगत हमसे आपका कोई निजी लड़ाई नहीं है, निजी सवाल नहीं है, ये साहेबगंज की विकास की लड़ाई है। आपको तो ये भी बताना चाहिए कि चीनी मिल के नाम पर जब आपने सैकड़ों हो सकता है कि सैकड़ों एकड़ में जो भी ज़मीन हो वो ठग कर आपने खंडहर बना देने का काम किया है। और आप कहते हैं कि देवरिया में ज़मीन खोज रहे हैं कॉलेज बनाने के लिए। अरे, आप में दृढ़ इरादा होता तो थोड़ा दूर आगे मुगरहिया में एक आम व्यवसायी 2 कॉलेज खोले हुए हैं। तो आपको अगर बजट में प्रॉफिट कमाना होता तो आप साहेबगंज की जनता की सेवा करते। आप तो अंधाधुंध
कमाने में लगे हुए हैं। और इस कमाने में आपको बता दे कि मंत्री जी बार बार बोलते हैं कि 2005 के बाद में हमने बोलने का मौका दिया है। ये साहिबगंज की जनता पर एक अलग संदेश देते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि मास्को से आए थे तो एक उन्होंने कहानी कहा था किसी मीडिया चैनल पर, 2 मिनट का एक वक्तव्य उनका सुने थे कि 2 मिनट का हम जीवनी कह रहे हैं। काश अगर आज आते तो उस जीवनी का भी हम क्लियर कर देते कि उन्होंने किस तरह से साहिबगंज की जनता को डोंगना चाहता है। उन्होंने कहा था, शॉर्ट में बोलेंगे कि उन्होंने कहा था कि मास्को में थे हम भाइयों के साथ, और उसी समय में अचानक पिताजी के, और पिताजी बोलते हैं कि हम एयरपोर्ट पर आइएगा रिसीव करने, तो ये लोग बेचैन हो जाते हैं। बेचैन एक आत्मा होती है ना, उसी तरह से बेचैन हो जाते हैं कि अरे पिताजी अचानक देवरिया मुजफ्फरपुर की धरती से मास्को, और भी वीजा अपने से लेकर कुछ पता नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक पारिवारिक जो जिम्मेदारी होती है, जो आप लोग भी समझते हैं कि कोई भी बेटा जब कहीं बाहर में पढ़ता है, अकेले रहता है, तो पिता उसके जो है ना अचानक जाते हैं देखने की हमारा बेटा क्या कर रहा है, उदंडाई कर रहा है, अच्छा कर रहा है, काबिल तारीफ है, या वो चोर बदमाश कुछ बन रहा है। तो इसके लिए कोई भी गार्जियन जाता है। हमारा भी पिताजी रहे होंगे तो अचानक कभी गए होंगे, तो ये कहने की क्या जरूरत थी आम जनता में। जब कहीं भी है तो आप भी सुनिए कि वो तो गए थे कि देखने की आपका क्या चल रहा है वहाँ पे, और आपने ही बताया था कि एक सप्ताह पिताजी वहाँ पे चुपचाप थे। तो जाहिर सी बात है कि कोई भी पिता अचानक जब किसी बेटे का निरीक्षण करने जाएंगे तो चुपचाप रह के गतिविधि को ही जानेंगे, और उन्होंने एक सप्ताह तक पूरे गतिविधि को जब जाना तो उन्होंने सभी भाइयों में देखा कि हमारे ये जो एक बेटा है ये काबिल नहीं है। तो उन्होंने वहाँ से लेकर गांव लौटने का फैसला किया। तो इन्होंने उसको उलट बनाया है कहानी, जो कहानी है वो उलट है। हम जो कहते हैं अगर वो गलत है तो फिर कहते हैं कि आइए मेरे सामने, इसी सामाजिक मुद्दे पर। तो उन्होंने वहाँ से, उनके पिताजी ने वहाँ से उनको लाया, और ये घर पर विराजमान थे, घर पर रहते थे अपने साथ, जैसे हम लोग साथी संगाती रहते हैं वैसे ही वो रहते थे। अब उसके बाद में उसी समय चुनाव का मैंने चुनाव का माहौल का ये थोड़ा सा मैंने इंटरेस्ट लेने लगे। इसी बीच में 2003 में सुनने को आता है, 2003-4 में जाहिर है कि कोई भी कार्यकाल में कुछ ऐसे मैंने समर्थक होते हैं जिनके कारण समाज परेशान होता है। इस कारण से हो सकता है कि 2005 से पहले कुछ लोग परेशान थे। ऐसा नहीं था कि इन्होंने जमानत जब्त बेचारा जी का कर दिया था कि बड़ा योद्धा निकले। लड़ाई हुई थी, लड़ाई में जीत निकाले थे। तो सोमगढ़ का एक पुल बनाने की बात आती है कि पुल बनाए थे, तो ये बहुत बड़े निवेशक के तौर पर एक दिमाग लगाया था कि ऐसे पैसा लगाएंगे, ऐसे लूटेंगे। उसी बीच में इन्होंने क्या कहते हैं कि 2005 में पिताजी देखे कि अब ये काबिल तारीफ नहीं है, ये काबिल लड़का नहीं है, इसको उदंडई करने दो। तो ये उदंडई करने दो कहने का मतलब ये हुआ कि जो मन कर रहा है सो करे। तो चुनाव में लड़ाने का फैसला किए। अब चुनाव में लड़ाने का फैसला किए तो मंत्री जी को याद होगा कि पोजेरो गाड़ी रखे हुए थे और ये खुद ड्राइव करते थे। ऐसा नहीं है कि हम चुनाव का दशक नहीं देखे हुए हैं, हमने भी आंखों से देखा है। आप जिस तरह से स्टीयरिंग संभालते थे, जिस तरह से गियर लगाते थे, जिस तरह से हाँकते थे, आज वही पंकज कुमार आ चुका है आपको वही स्टीयरिंग अपने से संभाल के आपके आगे पीछे करने के लिए। आइए और उस स्टीयरिंग ड्राइव को भी देख लीजिए, उस दशक को हम याद दिला देंगे। लेकिन खैर इतना दूर जाना नहीं है। कहना यही है कि आपने जिस तरह से जुमलेबाजी करके अपने पारिवारिक जो पिताजी आपको वापस लाए थे, साहिबगंज की जनता को एक उम्मीद बनाने के लिए कि साहिबगंज की जनता की भलाई करेंगे, इस तरह से भी हमारा नाम रोशन होगा। तो इसी उम्मीद में साहिबगंज की जनता से पहले इनके पिताजी को बहुत अच्छा उम्मीद बना था कि इन्होंने पिताजी को आइडिया दिया कि पिताजी आपके नाम से एक चीनी मिल खोलते हैं, जिस चीनी मिल का नाम शायद उदय प्रताप सिंह ऐसे ही कुछ शुगर मिल लिमिटेड हुआ था। नाम थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे हैं लेकिन उनके पिताजी के नाम से था। तो इनके पिताजी बहुत खुश हुए कि चलो एक तो अच्छा काम मेरा बेटा कर रहा है। और उसके लिए इन्होंने आश्वासन आसपास के लोगों को दिया कि ज़मीन दीजिए, हम यहाँ पे चीनी मिल बैठाएंगे, उसके बाद में यहाँ के लोगों को रोजगार देंगे। साहिबगंज की जनता को भी एक उम्मीद हुई कि चलिए इस चीनी मिल के माध्यम से 1000 कम से कम हज़ारों लोगों को नौकरी तो मिलेगी। लेकिन जैसे ही चीनी मिल खुलते ही नौकरी क्या, साहिबगंज की जनता का उम्मीद में खुशी में क्यों तब्दील हो, वो एकदम धरसाई हो गया, एकदम भूकंप रोधी की तरह की आया भूकंप, मामला खत्म। और ये इस तरह से उनके पिताजी जो है कि एक तरह से शॉक लग गया कि हमारा बेटा एक चीनी मिल भी नहीं चला पाया। जो व्यक्ति चीनी मिल नहीं चला पाया, समाज में एक आईना बनने की कोशिश किया, उद्योग को खत्म कर दिया, वो फिर से क्या उद्योग लाएगा। उद्योग की बात होती है, वो पारू प्रखंड में उद्योग क्षेत्र लाने की बात होती है। क्या साहिबगंज की जनता नहीं जान रही, बिहार की जनता जान नहीं रही है कि वो किस कारण से हो रहा है। दर पर दरअसल सम्राट चौधरी का, अशोक चौधरी का खुलासा इतिहास नहीं हो रहा है, कहाँ से लोग आए हैं, तो वो भी तो सब कुछ समझना होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक कहानी बना के, फिल्म की कहानी बना के साहिबगंज की जनता को, ये जो हमारे माननीय पर्यटन मंत्री अभिभावक तुल है, गार्जियन तुल है, उन्होंने ठगने का काम किया है। और जाहिर है कि जब कोई ठगता है तो पारिवारिक भी जिम्मेदारी में कोई अगर गलत करता है तो परिवार के अन्य सदस्य विरोध करते हैं। और आपके चैनल के माध्यम से जो 5-7 हमारे सवाल है, ये क्या कहते हैं, बस क्यों बंद हो गया सरकारी, देवरिया में अस्पताल उपेक्षित है, साहिबगंज प्रखंड का अस्पताल
इतना उपेक्षित है, पारू का अस्पताल उपेक्षित है, एक बुखार में भी यहाँ से क्या कहते हैं उसको रेफर कर दिया जाता है। तो ये दुर्भाग्य की बात है। और दूसरी बात कि एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन अपने निजी आवास पर कराते हैं और एक जो भव्य समारोह अभी हो रहा है वो साहेबगंज की धरती पर कराते हैं। तो कहीं ना कहीं डर है इनको कि कार्यकर्ता सम्मेलन में भीड़ नहीं होता तो पुल खुल जाता है। यहाँ तो भक्ति का बात है, दुर्गा पूजा है, तो इसमें पुल नहीं खुलेगा। जब आप करोड़ों खर्च कर सकते हैं तो 50-50 लाख दोनों प्रखंड में खर्चा कर देते, प्रखंड की व्यवस्था अच्छा हो जाती। साहेबगंज प्रखंड में सुनने में आता है, सुनने में नहीं हकीकत भी है, हमने भी एक बार निरीक्षण किया था, महिला डॉक्टर नहीं है, यहाँ महिलाओं का इलाज नहीं होता है। तो कम से कम दोनों प्रखंड में एक एक अत्याधुनिक अस्पताल होते। देवरिया में मेरा अस्पताल जो उपेक्षित है वो अस्पताल सही होते। देवरिया को प्रखंड बनाना था, वो प्रखंड कहाँ है पता ही नहीं है, कौन फाइल में दवा। तो बहुत सारी समस्या है और इसके हल के लिए जो है कि क्या कहते हैं एक राम नरेश मलाकार जी को भेज दिए। तो साहेबगंज की जनता आज के इस चौपाल में हुए हंगामे और मेरे इस बयान पर साहेबगंज की जनता फैसला करेगी कि डॉक्टर राजू कुमार सिंह राजू इस साहेबगंज के लिए सही है या उनका अपना इस धरती का जो ये बेटा बोल रहा है वो सही है। अगर लगता है कि साहेबगंज के आम आवाम को कि पंकज कुमार वर्मा सही स्टिक होगा तो साहेबगंज की जनता का सहयोग चाहिए ताकि सुप्रीमो का नज़र हम पर हो और टिकट देकर भेजे और साहेबगंज की जनता के लिए हम काम करने के लिए आने वाले समय में